हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। तो इस क्लास में आप पढ़ेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में, जिसे इंग्लिश में वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कहते हैं। और ये किन प्रॉपर्टीज़ के कारण होता है, वो 3 प्रॉपर्टी इस क्लास में पढ़ेंगे। उसमें से आप पहली बोर्ड पे देख रहे हैं श्रृंखलन, जिसे हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कार्बन की चतुस्संयोजकता, मतलब टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति के बारे में, मतलब टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसके कारण कार्बन जो है वर्सेटाइल नेचर का होता है, मतलब वो सर्वतोमुखी नेचर का होता है। उसके बाद पढ़ेंगे आप लोग आज ही इस क्लास में कार्बन के अपर रूपों के बारे में। कार्बन के अपर रूप कितने प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने मतलब अपर रूप क्या होता है सबसे पहले वो बात करेंगे। और उसमें से आप पढ़ेंगे हीरा के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और फुलेरीन के बारे में। कैसे बनता है, कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये सारा का सारा आज की क्लास में डिस्कस होना है। और इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें क्या बात होने वाली है वो क्लास के बाद में बताया जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको सहसंयोजक बंध क्यों बनता है कार्बन के बीच में, इसके बारे में अच्छे से आपको मैंने बता दिया था। और इलेक्ट्रॉन बिंद संरचना के बारे में जानकारी दी थी। उम्मीद है आप सभी लोगों ने वो क्लास देख ली होगी। तो चलिए अब बिना देर किए हुए इस क्लास को हम यहीं पर शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कार्बन वर्सेटाइल नेचर का होता है। पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब ये हो गया कि वो वर्सेटाइल नेचर का होता है। और वो क्यों होता है इसकी बात करते हैं। वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं वर्सेटाइल नेचर का हूँ या आप वर्सेटाइल नेचर के हैं, तो जैसे गाना कोई गाता है तो उसमें भी वर्सेटाइल नेचर होता है कि हाँ उसका नेचर वर्सेटाइल है। वो प्यार मोहब्बत वाले भी गाना गा लेगा और सैड वाले भी होंगे वो भी वाले गाना गा लेगा, फ्लॉक सॉन्ग गा लेगा। बहुत सारे अजीब अजीब जो सॉन्ग चलते हैं, मुझे तो ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो सारे के सारे सॉन्ग वो गा लेता है, मतलब वो वर्सेटाइल नेचर का है। जैसा मैं अपनी बात करूं, मैं मैथ भी पढ़ा लूँगा, मैं आपको साइंस भी पढ़ा लूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मुझे नॉलेज तो है लेकिन मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो कैसे पढ़ाना चाहिए इसके बारे में नॉलेज नहीं है ना। तो क्या है कि मैं वर्सेटाइल नेचर का नहीं हुआ, लेकिन मैं मैथ और साइंस पढ़ा सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं वर्सेटाइल नेचर का हूँ। ऐसा तो मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि दो सब्जेक्ट आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसी तरीके से कार्बन जो होता है वो भी वर्सेटाइल नेचर का होता है। वो अपने साथ साथ कई लोगों को जोड़ सकता है। मतलब क्या हुआ कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। वो उसके पास कितने बॉन्ड होते हैं पहले समझिएगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ये अपने साथ 4 लोगों को जोड़ सकता है। बिल्कुल जोड़ सकता है अपने साथ 4 लोगों को, 3 लोगों को भी जोड़ सकता है, 2 लोगों को भी जोड़ सकता है, बिल्कुल जोड़ सकता है। तो यही है कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति। अब इसे पढ़कर समझते हैं। लिखा है वर्तमान में 3 मिलियन कार्बन के यौगिक हैं। कितने मिलियन यौगिक हैं, 3 मिलियन यौगिक। और आपने पढ़ा है कि कार्बन सिर्फ जो है भूपर्पटी पर 0.02% पाया जाता है और वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। ऐसा आपने पढ़ा है। तो आप सोचिए कि इतना कम होने के बावजूद ये 3 मिलियन यौगिक वो कैसे बना लेता है कार्बन के। मतलब कार्बन के यौगिक मतलब सिर्फ उसमें कार्बन ही होगा और कुछ नहीं होगा, और जो होगा वो ऑक्सीजन होगा, मतलब वो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आएगा। अब कार्बनिक रसायन क्या है, कार्बनिक रसायन में आप किसका किसका अध्ययन करेंगे। कार्बनिक रसायन में आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और उसके बाद फास्फोरस और उसके बाद कार्बन, इन 4 के बारे में आप पढ़ेंगे। इन चारों के बारे में आप कार्बनिक रसायन के बारे में आप पढ़ेंगे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा हमेशा। फास्फोरस में कई सारे अपवाद होते हैं, इसलिए इसे आप कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों जगह पढ़ने को आपको मिलेगा। तो बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अकार्बनिक रसायन मतलब जिसमें कार्बन को छोड़कर बाकी सब का अध्ययन किया जाए, लेकिन उसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे कि कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। तो उसमें क्या है आपको बहुत ध्यान से समझना है कि वो सब क्या है अकार्बनिक रसायन में है। तो अभी फ़िलहाल आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको इतना समझना है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब ये है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो है बना सकता है। सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। वो क्यों नहीं बना सकता इसकी बात हम जरूर अपने क्लास में करेंगे। आगे आगे धीरे धीरे आप लोग सब कुछ सीखते जाएंगे। तो कार्बन सर्वतोमुखी नेचर का क्यों होता है,
क्यों ये अपने साथ इतने लोगों को जोड़ लेता है, क्यों ये लंबी सी श्रृंखला बना लेता है, इसकी बात करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे अपनी साथ बड़ी सी श्रृंखला को बनाता है। तो पहला इसका पॉइंट है श्रृंखलन, मतलब जिसे कैटेनेशन बोलते हैं। पढ़ते हैं क्या है। कार्बन एक ऐसा तत्व है, एकमात्र ऐसा तत्व है, मतलब कार्बन के सिवा और कोई नहीं है, लेकिन कोई है जो हम जिसकी बात करेंगे, लेकिन उसे हम क्या नहीं कहेंगे, उसे समझिएगा पहले मेरी बात को। कार्बन एक ऐसा मात्र तत्व है जो स्वयं के परमाणुओं से जुड़कर बंध बनाने की क्षमता रखता है। हमने कहा कि कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो स्वयं के साथ जुड़कर बंध बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि बंध बनाने की बहुत अधिक क्षमता रखता है। इसका क्या मतलब है, सल्फर भी अपने साथ जो है अपने साथ और सल्फर के परमाणुओं को जोड़ सकता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता है। S8 स्ट्रक्चर बन सकती है, लेकिन वो जो है स्टेबल नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। और कार्बन में क्या होता है पता है, अभी से कुछ साल पहले ही, सिर्फ 1 या 2 साल पहले क्या हुआ कि रिसर्च किया गया और उसमें देखा गया कि कम से कम 1000, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, 1000 कार्बन को जोड़कर एक श्रृंखला बनाई गई है। तो सोचिए 1000, और अभी रिसर्च फिर से चल रहा है 6000 कार्बन को जोड़ने का। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये क्या है कि इंटरनेशनल रिसर्च चल रहा है इस समय 6000 कार्बन को एक साथ जोड़ने का। और यहाँ तो एक की बात कर रहे हैं हम, अपने साथ ही और सबको जोड़ सकेगा। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि क्या है, कार्बन अपने साथ बहुत सारे कार्बन को एक साथ अपने साथ वो जोड़ सकता है। क्यों जोड़ सकता है, इसकी बात करते हैं। कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जो स्वयं के परमाणुओं से जुड़कर बंध बनाने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। ये बंध कितने प्रकार के बनेंगे, सब कुछ इस क्लास में डिस्कस होने वाला है। बस आप धैर्य देखकर रखकर जो है अपनी इस क्लास को जारी रखें। फिर क्या है, कार्बन अपने परमाणुओं से जुड़कर खुली, विवृत या बंद संवृत श्रृंखला बना सकता है। कार्बन का यह गुण श्रृंखलन कहलाता है। मैंने कहा विवृत और कहा संवृत। विवृत के आगे खुला लगा दिया और संवृत के आगे बंद लगा दिया। बहुत ध्यान से इस बात को आप समझिएगा, ये हम आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करके अभी बताते हैं कि इस खुले को हमने विवृत क्यों कहा। और खुले का मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर बोलेंगे। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, खुले का मतलब ओपन और संवृत मतलब बंद, बंद का मतलब क्या, क्लोज्ड। तो ओपन और क्लोज्ड 2 प्रकार की संरचनाएं बनाता है कार्बन। कैसे बनाता है, ध्यान से देखिएगा। ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया। आप ऐसे ऐसे इनको जोड़ते हुए चले जाइए और इसमें जहां मन करे आप वहां से जोड़ते हुए इनको चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए हम कैसे इनको जोड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, मान लीजिए हर जगह कार्बन, इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर बनती चली जाएगी। चाहे जितने आप कार्बन जोड़ ले जाएं, सबका यूपीएससी नाम आप लिख सकते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। तो मतलब ये ओपन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और एंड वाला पॉइंट न जाने कहाँ होगा। तो ये ओपन है। क्या है, ओपन है, मतलब ये क्लोज्ड नहीं है। अब लेकिन क्लोज्ड क्या होगा उससे पहले समझो आप। क्या है, एक कार्बन, फिर उसके बाद दूसरा कार्बन, इनको जोड़ा, फिर तीसरा कार्बन इसको जोड़ा, चौथा कार्बन यहाँ जोड़ा, पांचवा कार्बन यहाँ जोड़ा, छठा कार्बन यहाँ जोड़ा, फिर इसके बाद ऐसे जोड़ दिया। ध्यान से देखिए, कोई ना कोई स्ट्रक्चर बन गई, जहाँ से शुरू हुई थी फिर वहीं पे जाके ख़त्म हो गई। लेकिन आपने पढ़ा है कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, मतलब इधर भी कुछ ना कुछ जुड़ेगा। वो क्या जुड़ेगा उसकी तो बाद में बात होगी कि हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, वो सब आपको आईयूपीएससी में बाद में पढ़ना है। तो मतलब क्लियर हो गया कि ये ओपन स्ट्रक्चर बन गई और ये वाली कैसी स्ट्रक्चर बन गई, क्लोज्ड वाली स्ट्रक्चर बन गई। क्लियर है, देखिए इसका ये हुआ, फिर ये शाखा, फिर ये शाखा, फिर ये शाखा। शाखा क्या है कि मतलब जैसे पेड़ होता है ना, बिल्कुल एक बीच में तना और उसमें छोटी छोटी टहनियाँ लटकी होती हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से ये क्या करता है, अपने साथ जहां मन होता है वहां पे कार्बन जोड़ लेता है। कहीं भी आप जोड़ लीजिए, सबका यूपीएससी नाम लिखना आप सीख जाएंगे। तो बंद और खुली के बारे में समझ गए कि ये श्रृंखलन जो होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक विवृत होता है, दूसरा संवृत होता है। विवृत का मतलब खुली स्ट्रक्चर बनेगी और संवृत का मतलब बंद स्ट्रक्चर बनेगी। क्लियर है इतनी बात? अगर क्लियर है तो मुझे बताएं अभी कि हाँ इतना क्लियर है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो अब ने पढ़ लिया कि संवृत और विवृत 2 प्रकार की वो स्ट्रक्चर बना सकता है। अच्छा, कार्बन का यही गुण क्या कहलाता है, श्रृंखलन कहलाता है। फिर उसके बाद कार्बन की चतुसंयोजकता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आपको पता है कि कार्बन जो होता है, देखिए बहुत ज़्यादा डीप में हम बिल्कुल अभी जा नहीं रहे, बिल्कुल जाएंगे जब कार्बनिक रसायन, अभी बस इसके बाद वाला वीडियो जो आपको मिलेगा ना उसमें बिल्कुल धमाल होगा एकदम, बहुत अच्छे से आपको आईयूपीएससी का जो है स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा कि कहाँ से आईयूपीएससी स्टार्ट हुआ, क्या आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होगा, कैसे हम लोग लिखेंगे, सब आगे मिलेगा आपको आने वाले वीडियो में। तो बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा।
तो मैंने कहा कि कार्बन की चतुसंयोजकता क्या है, मतलब टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा का मतलब 4 हो गया, चतु का मतलब भी 4 हो गया। अब ये 4 संयोजकता क्यों रखता है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 6 होती है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2,4 होता है। मतलब कार्बन जो होता है उसकी जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी का मतलब जानते हैं ना, संयोजकता, इसकी कितनी होती है, 6 होता है, ठीक है, 6 होती है। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2,4 होता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। हमें पता है कि अष्टक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में ऑक्टेट बोलते हैं। उस ऑक्टेट में बाहरी कोष में जो है उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, कितने होने चाहिए, या तो 2 होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए। लेकिन उसके भी कुछ केस हैं कि पहली कक्षा होगी तो 2 होने चाहिए, दूसरी कक्षा होगी तो 8 होने चाहिए। इसका मतलब इस दूसरी वाली कक्षा में हमें 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से लाने पड़ेंगे, बिल्कुल लाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दें या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले आए, ऐसा आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, जो है 2,4 होता है। या तो ये 4 लाएगा कहीं से या तो 4 को निकाल देगा। तो यही तो लिखा है कि कार्बन की संयोजकता 6 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। इसे अपने अष्टक को पूरा, अष्टक का मतलब समझ गए ना, ऑक्टेट मतलब लास्ट वाले जो सेल होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन को रखने की वो कोशिश करता है। क्लियर, तो अपने ऑक्टेट मतलब इंग्लिश वर्ड है ऑक्टेट और इसे हिंदी में अष्टक कहेंगे। अष्टक को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होते हैं, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लाना चाहता है, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ला नहीं पाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन जब लाएगा तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए उसको क्या होगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, या उतने वो इलेक्ट्रॉनों को संभाल नहीं पाएगा। ऐसा आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसका मतलब ये होगा कि वो साझेदारी करता है, और जब वो साझेदारी करता है तो अपने साथ कैसा बंध बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। बस यही रीज़न है कि कार्बन की संयोजकता जो है क्या, वो चतुसंयोजकता की प्रकृति को संभालता है, रखता है। देखिए ध्यान से, जिन्हें वह साझे द्वारा पूरा करके सहसंयोजी बंध बना लेता है, और सहसंयोजी बंध को इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है इतनी बात, कि वो साझे द्वारा अपने जो है इलेक्ट्रॉनों को भर लेगा कहीं ना कहीं से, और क्या बना लेगा, वो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। क्लियर बात समझ में आ गई कि वो सहसंयोजी बंध बनाता है। फिर आगे लिखा है, यह कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है। कितने बना सकता है, 4 बना सकता है। 4 बंध वो बना सकता है, क्योंकि हमने बताया था कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं और चारों हाथों में वो किसी न किसी को जोड़ने की कोशिश करता है। क्लियर है इतनी बात, और यही जो प्रकृति है यही कहलाती है कार्बन की चतुसंयोजकता। क्लियर है इतनी बात। फिर आगे देखते हैं, लिखा है बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति। अब ये बहुल बंध क्या होता है, इसके लिए ही मैंने नीचे स्पेस छोड़ रखा है कि यहीं पर सारा खेल मैं आप लोगों को करके दिखाता रहूँगा। मैंने ऊपर बता दिया क्या होता है, श्रृंखलन क्या होता है, मतलब शाखा होती है। फिर साइक्लिक के बारे में बता दिया, साइक्लिक का मतलब क्या है, क्लोज्ड वाली जो बनाता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। उसके बाद टेट्रावैलेंसी के बारे में बता दिया, मतलब उसकी 4 संयोजकता होती है। अब बात करेंगे बहुल जो है बंध बनाने की प्रवृत्ति। अब कार्बन जो है अपने पास कितने बंध बना सकता है, पहले उसकी हम बात कर लेते हैं, पढ़ेंगे तो बाद में। देखिएगा, कार्बन होता है, और कार्बन जो है ये मार्कर में काफ़ी टाइम से खोल कर मैंने रखा था, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। तो ये कार्बन हो गया, और कार्बन अपने साथ 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। ये कैसे कैसे बंध है, ये हमारा जो है एकल बंध है। कैसा बंध है, ये एकल बंध है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि ये एकल बंध बनाने की क्या रखता है, प्रवृत्ति रखता है ना। उसके बाद फिर आगे समझिएगा। अब उसके बाद ये जो है कार्बन, ये अपने साथ क्या डबल बॉन्ड भी लगा सकता है, बिल्कुल ऐसे कर सकता है ना। देखिए, इधर भी डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड। अच्छा, या ऐसे भी तो कर सकता है कि ये कार्बन जो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दे, अगले में ये सिंगल बॉन्ड रखे और 1 बॉन्ड यहाँ और कर दे, या जगह हो मेरे पास तो 1 बॉन्ड हम इधर की जगह पे इधर कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इधर जब करेगा तो 1 बॉन्ड ऊपर होगा, यहाँ होगा, क्योंकि देखिए इस कार्बन के पास 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ भी कितना है 1 2 3। अभी इसका मतलब एक और कहीं ना कहीं जुड़ेगा, आप नीचे जोड़ दीजिए और चाहे तो आप ऊपर जोड़ दीजिए।
क्लियर हो गया कि प्रत्येक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है, मतलब टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। क्लियर बात समझ आ गई। ये सिंगल बॉन्ड है और ये द्विबंध है जिसको अंग्रेजी में डबल बॉन्ड कहेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई इतनी। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे त्रिबंध की, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की। अब देखिएगा जो हम यहाँ पर बना दिए हैं, क्या ये वास्तव में सही है? नहीं, क्योंकि इस कार्बन के पास बॉन्ड हो गए 6। डबल बॉन्ड तो साथ साथ जुड़ सकता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड जब आप जोड़ेंगे, त्रिबंध जोड़ेंगे, तो बीच वाले कार्बन के पास हो जाएंगे टोटल 6 बंध, और 6 तो होते नहीं कार्बन के पास। देखिए बेसिक है, बहुत ध्यान से आपको समझना होगा इन सब चीज़ों को। तो क्या होगा, हम एक बॉन्ड यहाँ से हटा देते हैं, हटा दिया। अब ध्यान से आप देखें तो इस कार्बन के पास कितने हो गए, 1 बॉन्ड हो गया, और इधर कितने हैं, 3 हो गए, टोटल हो गए 4। मतलब ये बेचारा संतुष्ट है कि मेरे पास 4 हो गए। अब इसको देखो, इसको भी 1 बॉन्ड चाहिए, तो यहाँ भी 1 बॉन्ड लगा दिया। अब कौन सा बॉन्ड ये बना, ट्रिपल बॉन्ड बना, जिसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, और हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे इसे त्रिबंध। मतलब वो त्रिबंध बना सकता है, द्विबंध बना सकता है और एकल बंध बना सकता है। क्या वो 4 वाले बॉन्ड बना सकता है, चतुबंध, जो आज तक पहली बार हमने नाम लिया चतुबंध? नहीं बना सकता। और क्यों नहीं बना सकता उसकी बात जरा कर लेते हैं। पहले कार्बन होगा, अगर हम उसके पास 4 बॉन्ड बना लेंगे, क्लियर बात समझ में आ गई, तो कुछ ऐसा इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा कि जिसकी वैलेंसी 4 हो, और ऐसा कोई नहीं है जो कार्बन से जुड़ने के लिए तैयार हो जिसके पास 4 बॉन्ड हो। बहुत ध्यान से, क्योंकि देखिए उसके साथ तो वही जुड़ेगा ना जिसकी वैलेंसी 4 हो। जैसे मान लीजिए आपको इसके पास किसी को जोड़ना हो, तो ये एक हाथ खाली था, तो आप हाइड्रोजन ही जोड़ सकते हैं, इधर भी हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, क्लोरीन जोड़ सकते हैं, ब्रोमीन जोड़ सकते हैं, आयोडीन जोड़ सकते हैं, जो वो जोड़ सकते हैं जिसकी वैलेंसी 1 होती है। अब डबल बॉन्ड के साथ वही जोड़ सकते हैं जिसकी वैलेंसी 2 होती है, मतलब ऑक्सीजन आप जोड़ सकते हैं, है ना। यहाँ भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं। सिंगल बॉन्ड के साथ क्या जोड़ सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब Cl, Br, I, और हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, ये अपनी कॉपी में लिखना है, और इसे नहीं लिखना है, समझिए। अब दूसरी बात कि ये जब 4 बॉन्ड उधर हो जाएंगे तो सिंगल बॉन्ड इधर नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब अगर मान लो बाई चांस कोई जुड़ भी जाता है तो वो बेचारा अकेला ही रहेगा, और ऐसा तो कोई है ही नहीं जो जुड़े। तो इसका मतलब ये यहाँ से ख़त्म। क्लियर बात समझ में आ गई कि कोई नहीं जुड़ सकता। ये कार्बन जो है वो एकल बंध बना सकता है, द्विबंध बना सकता है और त्रिबंध बना सकता है। तो उम्मीद है इतना आपको बेहतर समझ में आया होगा। क्या क्या पढ़ाया मैंने, फ्लोरीन, देखिएगा मैंने अभी बात करेंगे फ्लोरीन की और ग्रेफाइट की, हीरे की बात करेंगे, और इन सब की बात करेंगे। लेकिन इसको ये आप मुझे बताइए कि क्या इतना आपको समझ में आ गया है? बिल्कुल आया होगा, हमें उम्मीद है। और आपने पढ़ा क्या क्या है, आपने पढ़ा कि कार्बन जो है वो सर्वतोमुखी प्रकृति का होता है, मतलब वर्सेटाइल नेचर का होता है। क्यों होता है? 3 प्रॉपर्टी होती हैं। वो 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं? पहली है कैटेनेशन, जिसे हम हिंदी में श्रृंखलन कहते हैं, कि मतलब कार्बन वो श्रृंखला बनाने का गुण रखता है, श्रृंखला बनाने का गुण रखता है। अगर ये कार्बन, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये कार्बन जो होता है ना, इसके यौगिक जो होते हैं, जैसे मान लीजिए हीरा अपर रूप है इसका बहुत मल्टी पॉइंट होता है। क्यों होता है? अभी आप आने वाली क्लास में अभी तुरंत शुरू जो है आपको क्लियर किया जाएगा कि हीरे में जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा क्यों होता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपने श्रृंखलन पढ़ा, कार्बन की चतुसंयोजकता पढ़ी, मतलब आपने क्या पढ़ा, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन पढ़ लिया। फिर उसके बाद बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति पढ़ ली, मतलब कि टेंडेंसी टू फॉर्म क्या चीज़, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति को पढ़ लिया। तो क्लियर इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे कार्बन की अपर रूप के बारे में, जिसको अंग्रेजी में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। तो ये इसमें 3 टाइप्स आपके कोर्स में हैं, होते तो टोटल 5 टाइप के अभी तक मैंने पढ़े हैं, लेकिन 3 टाइप ही आपके कोर्स में हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम बोर्ड पर कुछ और लिखने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं कार्बन के अपर रूपों के बारे में। ये कार्बन के अपर रूप आपके कोर्स में 3 प्रकार के हैं, जिसमें से पहले आपको हीरे के बारे में पढ़ना है, फिर ग्रेफाइट के बारे में पढ़ना है, और फिर फ्लोरीन के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैंने तीनों की स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दी है। ये हीरा बना दिया है, ये ग्रेफाइट कर दिया है, वो फ्लोरीन कर दिया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। आने वाली जो क्लासेस होंगी, जैसे कि आपकी फर्स्ट ईयर की क्लास, आपकी इंटर की
की क्लास, इन सब में आपको फ्लोरीन फिर से पढ़ने को मिलने वाला है। तो केमिस्ट्री में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेगा कि फ्लोरीन क्या है और इसके जो है गुण क्या होंगे और इसके उपयोग क्या होंगे, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा। अपर रूप क्या है, एलोट्रोप्स क्या है। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे कुछ और रूप पाए जाएं कि हाँ कोई शिवम सर दूसरे आते हैं और वो आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने लगते हैं, तो उसमें क्या होगा कि वो शिवम सर का क्या एक रूप होगा, लेकिन होंगे वो शिवम सर ही, लेकिन पढ़ाएंगे क्या आप लोगों को, इंग्लिश पढ़ाएंगे। मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, एक ही होगी। होंगे वो शिवम सर ही, लेकिन वो क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को, पढ़ाएंगे इंग्लिश। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई एक तत्व, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जब भी कोई एक तत्व एक या एक से अधिक, तो एक नहीं कहेंगे, जब भी कोई तत्व दो या दो से अधिक जो है रूपों में पाया जाता है, तो उन रूपों को क्या कहते हैं, कार्बन के अपर रूप या फिर एलोट्रोप्स ऑफ क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। मतलब उनके कई जो है रूप पाए जाएं। क्लियर बात समझ में आ गई। तो यही बात हम आप लोगों को बताते हैं यहाँ पर पढ़ के। जब कोई तत्व तो एक या एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, जिसके भौतिक गुण जो हैं वो अलग अलग होते हैं, मतलब उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी, कलर अलग होगा और उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, उनका जो है और जो भी फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, कलर हो गया, और उनका टेस्ट अलग होगा। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, अलग होंगी। लेकिन क्या होगा, वो बनेगा कार्बन से ही, इसलिए उसकी रासायनिक गुण क्या होंगे, वो सेम होंगे, है ना। तो रासायनिक गुण क्या हो, सेम हो, और भौतिक गुण क्या हो, अलग हो। तो ये भिन्न रूप क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। क्लियर बात समझ आ गई। तो कार्बन के कितने अपर रूप आपको पढ़ने हैं, 3 अपर रूप पढ़ने हैं। फ्लोरीन के बारे में पढ़ना है, हीरे के बारे में पढ़ना है, और किसके बारे में पढ़ना है, और आपको पढ़ना है किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, है ना। क्लियर बात समझ आ गई। तो ये है, सबसे पहले पढ़ते हैं कि डायमंड क्या होता है, मतलब ये हीरा क्या होता है। देखिए बहुत ध्यान से मेरी बात। सबसे पहली बात कि ये रंगहीन होता है। ये क्या होता है, ये रंगहीन होता है, मतलब ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। दूसरी बात, ये ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब ये पारदर्शी होता है। आपने हीरा तो देखा ही होगा, या नहीं भी देखा है तो आपको पता है कि हीरा आखिर क्या है, हीरा हीरा है ना। क्लियर बात समझ में आ गई। तो मतलब क्या है, पारदर्शी है। उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है। तो कलर तो मुझे समझ में आ गया कि ये कलरलेस होता है, और ये भी समझ में आ गया कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, सबको ये चीज़ें पता है। लेकिन ये जो है, इसमें इतनी चमक क्यों होती है, इसकी बात करते हैं। तो हीरे में चमक का कारण ये है कि जब हीरा को तराशा जाता है, उसको बनाया जाता है, तो उसमें 20 कार्बन और कार्बन के बीच में कितने डिग्री का एंगल रखते हैं, 24 डिग्री का एंगल। ये बुक में बिल्कुल नहीं लिखा है, ये पहले मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, जो आपको बता दिया मैंने। और दूसरी चीज़ है कि ये इतना ज़्यादा इसलिए चमकता है क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या होता है, बहुत मोर होता है। यही रीज़न है कि ये इतना ज़्यादा चमकता है। क्लियर बात समझ में आ गई। ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब कि ये पारदर्शी होगा। उसके बाद बताया कि बहुत ज़्यादा ये चमकता है, और कलरलेस होता है। 3 पॉइंट समझ में आ गए। फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये भारी होता है, बहुत ज़्यादा भारी होता है। हीरा, डायमंड जो आप लोग देखे हैं कि बहुत ज़्यादा भारी होता है। और सबसे बड़ी बात कि ये कठोर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा भारी होगा, बहुत ज़्यादा कठोर होगा, और विद्युत का कुचालक होगा। कुचालक का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी होगी, वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। क्यों? क्योंकि ये जो होता है विद्युत का कुचालक है, जिसे हिंदी में कहेंगे। और उसके बाद तापीय चालकता इसकी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इसकी जो चालकता है, मतलब आपने उसको हीट करना अगर शुरू किया तो बहुत जल्दी वो हीट हो जाता है। तो मतलब इसकी तापीय चालकता बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए इतना बड़ा हमने कहा ये हीरा है ना। इधर अगर गर्म शुरू करेंगे, गर्म करना, तो इधर बहुत जल्दी हमें गर्म महसूस होने लगेगा। तो अभी इसको अगर आप गर्म करें तो इधर से पकड़ सकते हैं। तो इसकी तापीय चालकता क्या है, बहुत कम है, क्योंकि आपको यहाँ पे गर्म किया, ये पिघलने लगा, और इधर हमें गर्मी का कोई एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये लोहे की होती, इधर गर्म करते, तो इधर हमको लगता कि हाँ ये गर्म हो चुकी है। ऐसा हुआ है ना आप लोगों के साथ, वो रोटी बनाने वाला चिमटा पकड़ लिया तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। या और बहुत सारी चीज़ें हैं कि कढ़ाई में जो है एक वो पड़ी हुई है, कोई स्पून पड़ा हुआ, और उसको आप टच कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी आपको लगती है। क्लियर बात समझ आगे। मतलब ये जो हीरा होता है विद्युत का तो कुचालक होता है, लेकिन जो तापीय चालकता होती है ये इसकी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर बात समझ आगे। और इसका उच्च गलनांक होता है। अब ये उच्च गलनांक क्यों होता है, जब ये कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाकर बनता है, तो
तो ये जो बॉन्ड बनते हैं ना कार्बन और कार्बन के बीच, कैसे बनते हैं उसकी बात करेंगे। ये जो बॉन्ड बनते हैं ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, मतलब इसके जो सहसंयोजक बंध होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। बस यही रीज़न है कि वो जो कार्बन होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कार्बन इतनी लंबी चेन क्यों बना लेता है, क्योंकि उसका सहसंयोजक बंध होता है बहुत ज़्यादा मजबूत। और किसी भी पेड़ का अगर जो है तना बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, इसका मतलब वो बहुत बड़ा पेड़ हो सकता है क्योंकि उसका तना मजबूत है। तो इसका मतलब उसका सहसंयोजक बंध क्या है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। क्लियर बात समझ आ गई। कार्बन और कार्बन के बीच जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहेंगे, और वो सहसंयोजक बंध बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, यानी बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांग होता है। यही रीज़न है कि वो सहसंयोजक बंध को क्या बोलते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और यही रीज़न है कि जो कार्बन होता है ना ये बहुत लंबी चेन बना लेता है, और यही रीज़न है कि वो बंध इतना ज़्यादा मजबूत होता है। मान लीजिए मैंने कहा मेरे और आपके बीच में बहुत बड़ा जो है बंध जो बना है वो बहुत मजबूत है। अब कोई तीसरा जब आएगा इस बंध को तोड़ने के लिए तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। और जब उसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी इसका मतलब वो गलनांक मेरा क्या हो गया ना, बहुत ज़्यादा हो गया। वो थक गए हैं और मेरे और आपके बीच का बंध नहीं टूटा है। क्लियर बात समझ आ गई। तो गलनांक क्यों ज़्यादा होता है उसका रीज़न आप बता सकते हैं कि इसमें जो होता है बंध बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है। अब ये हमने स्ट्रक्चर बना दी, तो ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाई है ये त्रिविम स्ट्रक्चर है, मतलब 3D स्ट्रक्चर होती है। बात समझ में आ रही है। तो 3D स्ट्रक्चर कैसे हो सकती है, आप यहाँ बगल में बोर्ड में देख सकते हैं कि ये कैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनी हुई है। तो ये 3D है, इसको आप रोटेट करके या सर्च करके गूगल पे देख भी सकते हैं कि हीरे की जो संरचना होती है वो किस प्रकार होती है। आपको इसी तरीके की एक पिक्चर मिल जाएगी। इसमें जो प्रत्येक कार्बन होता है बाकी अपने शेष 4 कार्बनों से जुड़ा होता है। मतलब यहाँ पर जो ये कार्बन है ये वाला, इसके आसपास देखिए ये 3D बनाया है तो इसके हो सकता है पीछे हो। ठीक है, आप किसी एक को देखिए, मान लीजिए इसको बात करते हैं। देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड सबके पास होते हैं क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड ही जोड़ता है। लेकिन ये त्रिविम स्ट्रक्चर हमने बनाई है इसलिए यहाँ पर सारे नहीं दिखा सकते, वरना 4 4 4 4 फैलाते चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। 3D स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते थे, इसीलिए मैंने बोर्ड पे आपको भी दिखाया था कि ऐसी स्ट्रक्चर हो सकती है। कितनी बात समझ में आ गई। तो इसकी 3D स्ट्रक्चर होती है और ये प्रत्येक कार्बन इसका शेष 4 कार्बनों से जुड़ा होता है। इतनी बात बेहतर समझ में आ गई। और मैंने क्या बताया कि इसका गलनांक क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है इसका गलनांक होता है। और साथ ही साथ मैंने बताया कि इसका जो ये होता है विद्युत का कुचालक भी होता है, और बताया कि बहुत ज़्यादा भारी होता है और ये कठोर भी होता है। इतनी बात बेहतर समझ में आ गई है। उसके बाद ये जो इसकी कठोरता होती है वो क्या होती है, क्यों इतनी ज़्यादा कठोर होता है ये, उसका भी रीज़न यही है कि वो त्रिविम जालक को बनाता है। क्लियर बात समझ में आ गई। उपयोग की बात कर लेते हैं। मार्बल के बारे में तो आप जानते हैं, पत्थर। उसके बाद ग्लास मतलब कांच होता है। फिर ग्रेनाइट, ये भी क्या होता है, एक प्रकार का पत्थर ही समझ लीजिए आप। उसके बाद आदि को काटने में, मतलब ये जो आपको जो डायमंड आपका होता है ना, ये कांच को अगर कांच के ऊपर ऐसे उसकी लाइन बना दी जाए, डायमंड ले लिया जाए और डायमंड से ऐसे लाइन बना दी जाए तो क्या होगा, वो कांच तुरंत टूट जाएगा। मैंने देखा है, खुद देखा है। किसी भी कांच की शॉप पे जाइए आप, जहाँ पे कांच की कोई शॉप हो, ग्लास हाउस, मतलब बहुत सारी शॉप आपने देखी होगी, या फिर आपके घर में अगर जो है विंडो वगैरह की जो फिटिंग वगैरह होती है वो हो रही हो या कांच की विंडो लग रही हो, तो आपने देखा होगा कि जो कांच लेकर आते हैं उसको ऐसे बस छूते हैं, कांच वहीं से टूट जाता है। मेरी जो कोचिंग के बच्चे हैं उन्होंने तो बिल्कुल देखा होगा, कोचिंग के नीचे ही क्या है कि वो ग्लास की एक शॉप है, वहाँ पे कैसे कांच को काटते हैं। तो कितनी बात क्लियर समझ में, आगे बात। तो उसके बाद आदि को काटने में ये होता है। और सबसे बड़ी बात, इसका उपयोग कहाँ होता है ना, कीमती आभूषण बनाने में, अंगूठियाँ बनाने में, हार बनाने में, है ना, नेकलेस बनाने में, बहुत बड़ी सब चीज़ें होती हैं। आभूषण के बारे में तो सबको पता है कि डायमंड किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद तो डायमंड में तो सब कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने, क्या होता है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद ग्रेनाइट की बात ग्रेफाइट की बात करते हैं। ये ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट आपने पेंसिल देखी है ना, पेंसिल में क्या होता है, पेंसिल की जो नोक होती है कभी आगे से कर दे छील दें और कभी पीछे से छील दें। 2 तरफ से हम लोग बहुत छीले हैं क्लास में ना, इतनी बात समझ आगे। आगे से भी जो है साफ कर दिया, पीछे से भी कर दिया, और आगे से भी शॉर्पनर से जुटे पड़े हैं, पीछे से भी कर दिया। बहुत ऐसे खेल हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। तो हमने भी किए हैं, ऐसा नहीं कि आप ही ने किया है। तो ये स्लेटी कलर का होता है, मतलब इसका कलर जो होता है वो स्लेटी होता है। बुक वगैरह में भूरा और काला लिखा होगा, कोई बात नहीं, तो आप स्लेटी लिख सकते हैं।
उसके बाद ये अपारदर्शी होता है, मतलब अगर स्लेट है वहाँ पारभासी लिखा होता है किताब वगैरह में तो ध्यान दीजिएगा अपारदर्शी आप लिखिएगा, मतलब ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है ना, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है तो मतलब ये अपारदर्शी होता है। फिर ये हीरे से हल्का होता है, इसका वेट जो होता है वो हीरे से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन है तो ये हीरे का ही अपर रूप, मतलब सॉरी कार्बन का ही अपर रूप, तो ये भी कार्बन का अपर रूप है, ये भी कार्बन का अपर रूप है, लेकिन प्रॉपर्टी चेंज हो गई, वो भारी है और ये हल्का है। क्लियर बात समझ में आ गई। तो ये क्या होता है, स्लेटी होता है, अपारदर्शी होता है और हीरे से हल्का होता है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा चिकना होता है, पेंसिल की नोक देखिए कितनी ज़्यादा चिकनी होती है, और साथ ही साथ ये फिसलनशील होता है, फिसलता भी है। आप जो बगल में स्ट्रक्चर वहाँ पर देख रहे हैं फोटो में, ये जो है इसकी एक ऊपर की परत है, फिर ये नीचे की परत है, दो परतें आपको दिख रही हैं। ये दोनों परतें एक दूसरे पे फिसला करती हैं ऐसे ऐसे। तो अभी यहाँ पे बनाकर दिखाना संभव नहीं था, बुक में आपको नोट्स में मिल जाएगा, हम नीचे आपको दे देंगे, बना लीजिएगा। तो ये परतें जो हैं वो आपस में क्या हैं, फिसला करती हैं। बस यही रीज़न है कि ये जो परत होती है ना, इनकी वजह से ही मतलब ये फिसलनशील हो जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई। और इसके बाद ये विद्युत का बहुत बड़ा चालक होता है। क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। इसका मतलब पेंसिल को अगर आगे से भी छीला, पीछे से भी छीला और प्लग लगा है सामने, उसमें ऐसे लगाया और पीछे से कहीं टच कर लिया आपने, तो आपको बस फेंक देगा, वो करंट मार देगा आपको। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट कर सकता है, लेकिन ताप का अच्छा चालक नहीं होता। मतलब पेंसिल को अगर लीजिए आप ऐसे गर्म करना शुरू कर दीजिए, तो वो गर्म होने से क्या हो, लकड़ी ना वो अंदर जलनी लगनी चाहिए, बिल्कुल है। अच्छा पेंसिल की लकड़ी होती है ना, वो जलनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आगे की नोक जो है वो गर्म करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा क्या है, थोड़ा तो चालक में मतलब तापी चालक होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये विद्युत का चालक होता है, ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, स्ट्रक्चर तो मैंने बता दी। ये स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पर दिख रही है ना, ये स्ट्रक्चर जो है वो इसकी जो है षटकोणीय स्ट्रक्चर होती है। अब षटकोणीय स्ट्रक्चर क्या होती है उसके बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि इसका उपयोग क्या है। स्नेहक, स्नेहक को अंग्रेजी में कहेंगे, स्नेहा मत समझिएगा, स्नेहक को क्या कहेंगे हम लोग, लुब्रिकेंट्स बोलेंगे। लुब्रिकेंट्स का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा फिसलता है, तो इसका बना लेते हैं चूर्ण, और उस चूर्ण को हम लोग क्या करते हैं, उसमें कोई ऑयल वगैरह डाल दिया और उसके बाद जो मशीन होती है ना उसमें डाल दिया, तो इससे क्या होगा, मशीनें जो रोटेट करेंगी, मान लीजिए आप पुली है कोई, उसमें डाल दिया तो वो बहुत स्पीड में घूमने लगेंगी, मतलब वो उसको फिसलनशील बना देगा। क्लियर बात समझ में आ गई। और दूसरी चीज़ है, मान लीजिए कोई गाड़ी है, उसके इंजन में भी इसको डाल दिया, फिलहाल डालते नहीं है, पुर्जों में डालते हैं मशीनों की, अंदर नहीं डालेंगे, अंदर तो मोबाइल पड़ता है। बाहर जो जैसे चीज़ें हैं, ब्रेक है और उसमें ब्रेक ऑयल में डाल दिया, वो बहुत ज़्यादा फिसलनशील होगा, तो डाल दिया, तो उससे एक फ़ायदा होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना वो उनको फिसलाने में मदद करता है। तो इतनी बात समझ आ गई। स्नेहक का मतलब समझ गए, लुब्रिकेंट्स, जैसे कि आप बॉडी लोशन का यूज़ करते हैं, हिंदी में स्नेहक ही बोलेंगे उसको। फिर उसके बाद के रूप में मशीनों के उपयोग में आता है। उसके बाद सेल होता है, सेल में इलेक्ट्रोड होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, उसमें इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ऊष्मा का तो चालक अच्छा नहीं है, लेकिन विद्युत का तो अच्छा चालक है, मतलब इसको सेल में यूज़ किया जाएगा। पेंसिल में भी यूज़ करते हैं, है ना। और पेंसिल पे जब आप लिखते हैं ना तो ब्लैक कलर का लिखता है, और वो ब्लैक स्लेटी आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इसको काला लेड भी इसीलिए कहते हैं, क्योंकि ये पेंसिल जब कॉपी पे लिखी जाती है तो काले रंग की होती है, मतलब वो काला आपको वहाँ पर दिखता है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि आपको हीरा भी समझ में आ गया, हीरे के साथ साथ क्या हो गया कि आपको ग्रेफाइट भी समझ में आ गया। अब ये ग्रेफाइट होता जो है, इसकी संरचना जो बनती है, इसमें ये बात करें कि ये ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है, लेकिन विद्युत का चालक क्यों होता है। विद्युत का चालक तभी होता है, क्योंकि देखिए विद्युत आपने चैप्टर तो नहीं पढ़ा, लेकिन विद्युत का चालक वही अच्छा होगा जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही विद्युत का जो है प्रवाह होता है। क्लियर बात समझ आ गई। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर इधर बह रहे हैं ना, तो विद्युत उधर से इधर को आएगी, करंट, क्योंकि करंट तो एक ही डायरेक्शन में बहती है, तो वो इधर से इधर करंट जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन फिर इधर से इधर आएंगे, मतलब उनको फाड़ते हुए चले जाएंगे। क्लियर बात समझ आ गई ना। तो जिधर जिधर मुक्त इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो धारा जो है बहती है, मतलब करंट जो है वो फ्लो करती है। क्लियर बात समझ आ गई। तो ये तो विद्युत में पढ़ेंगे, तो फिर बाद में पढ़ेंगे। तो मतलब ये विद्युत का चालक जो होता है वो इसलिए इतना ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। यही तो रीज़न है कि ये चालक होता है और ये अचालक होता है, मतलब कुचालक कह सकते हैं। क्लियर बात समझ आ गई। अब उसके बाद ये जो आप लेयर यहाँ देख रहे हैं, अब ये कहाँ से फ्री वाले इलेक्ट्रॉन आते हैं। आप जब उसमें लिखेंगे तो लिखेंगे उसकी जो उसके प्रत्येक कार्बन उसका 4 शेष कार्बनों से जुड़ा होगा,
इसमें क्या होगा, इसका प्रत्येक कार्बन शेष 3 कार्बनों से जुड़ा होगा, शेष 3 कार्बनों से जुड़ा होगा और चौथा वाला बॉन्ड इसका खाली होता है। और चौथा वाला बॉन्ड जब इसका खाली होगा तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर बनाई है आपको एग्जाम में फिलहाल बनाने की ज़्यादा जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके जो चौथा वाला बॉन्ड होता है वो होता है खाली, और जब चौथा वाला बॉन्ड इसका खाली होता है, बस यही रीज़न है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करता है। क्लियर बात समझ में आ गई, ये विद्युत का बहुत बड़ा चालक हो सकता है। क्लियर बात समझ में आ गई इतनी, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को हीरा क्या होता है और ग्रेफाइट क्या होता है। अब बात करें कि फुलेरीन क्या है, फुलेरीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक जो है कह सकते हैं कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिचर्ड स्माले और हैरोल्ड क्रोटा और रॉबर्ट कर्ल, ये तीनों लोग थे। और 1985 में इन तीनों लोगों ने क्या किया, 1985 में इन तीनों लोगों ने क्या किया कि कार्बन की 2 छड़ें ले ली। मतलब कह सकते हैं कि जो कार्बन की, देखिएगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये कार्बन की 2 छड़ें ले ली थी। किसने ले ली थी, ये इन्होंने मान लीजिए कार्बन की 2 छड़ें ले ली। उसके बाद एक को प्लस वाले वायर से और एक को माइनस वाले से, एक कैथोड एक एनोड, दोनों को जोड़ दिया। और ये कैसी थी, दोनों की कार्बन की थी। अब इनको उसके बाद इन्होंने जोड़ दिया, तो अब जब इनको जोड़ देंगे तो आप बताइए कि क्या होगा, ये जलना शुरू करेंगे, बिल्कुल जलेंगे। और कार्बन की वो जब जलने लगी तो इनकी वाष्प को एक जगह इकट्ठा किया, और वाष्प को जब इन्होंने एक जगह, देखिए ये सब चीज़ें आप लोगों को कोई बताएगा नहीं, हम आपको अच्छे से इसको समझा रहे हैं। तो इन्होंने पूरी वाष्प को एक जगह इकट्ठा किया और उस वाष्प को संघनित किया। संघनित का मतलब ये होता है कि इसका उन्होंने क्या किया कि वाष्प को एक जगह पे संघनित किया। संघनित का मतलब है उसको अच्छे से अलग से निकाल के रखा। अब संघनित का मतलब बहुत ज़्यादा डीप में आप जाएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, बस इतना जान लीजिए कि वाष्प ली और वाष्प को संघनित किया, उसको अच्छे से साफ किया सब। उसके बाद उस वाष्प का इन्होंने काजल बना दिया, क्योंकि वो काजल कैसे बनता है सबको पता है, क्या है, दीपक ले लेते हैं, फिर उसके ऊपर एक और जो है कुछ रख देते हैं, वो रात भर में वो उसका जो धुआं निकलता है वो ऊपर इकट्ठा होता रहता है। बस वही प्रोसेस इन्होंने की कि उन्होंने 2 ये रॉडें जला दी और ऊपर से कुछ रख दिया और काजल सारा का सारा ऊपर से इकट्ठा कर लिया। अब जब इन्होंने वो काजल इकट्ठा किया, उसके बाद इन्होंने उस काजल से एक ऐसे जो है कार्बन के अपर रूप की खोज की जिसका नाम उन्होंने फुलेरीन रखा। क्या रखा, फुलेरीन रखा। अब यही बात हो गई कि ये फुलेरीन क्यों रखा, ये बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि एक गुंबद के आकार का, जैसे गुंबद आपको यहाँ पर फोटो में दिख रहा है, तो गुंबद के इस गुंबद का जो नाम होता है, जैसे एक अमेरिका के ये थे बकमिंस्टर फुलेरीन, तो ये एक भी साइंटिस्ट थे और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये जितने लोग ऊपर देख रहे हैं ना आप लोग, ये इन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्होंने किसकी खोज की, बकमिंस्टर फुलेरीन की खोज की, जिसका अर्थ क्या होता है, गुंबद के आकार का। मतलब जो फुलेरीन होती है वो एक गुंबद के आकार की होती है, जैसा आपको फोटो में दिख रहा था, है ना। तो ये हो गया गुंबद के आकार का। उसके बाद ये फुटबॉल के आकार की भी होती है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, आपने वो वाली फुटबॉल देखी है ना, जिसमें वो फुटबॉल का मतलब समझ रहे हैं ना, फुटबॉल में वो बेंजीन रिंग जैसा, मतलब इस तरह की रिंग बनी होती है, वो पूरी गोल होती है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार की वो जो है स्ट्रक्चर बन के आएगी। किसकी, बकी बॉल या बकमिंस्टर फुलेरीन की बात करें तो इसे बकी बॉल भी कहते हैं और बकमिंस्टर फुलेरीन भी कहते हैं। और ये एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर इनका जो है रखा गया, ठीक है। मतलब फुलेरीन का नाम बकमिंस्टर फुलेरीन रखा गया पूरा। और ये बकमिंस्टर कौन थे, ये एक जो है वो साइंटिस्ट थे। क्लियर बात समझ में आ गई। उसके बाद गुंबद के आकार का होता है, बकी बॉल होता है। क्लियर बात समझ में आ गई। और उसके बाद इसे C60 भी कहते हैं, मतलब कार्बन के 60 कार्बनों को जोड़कर तब फुलेरीन बनाया गया था। तो ये C60 आपके कोर्स में है और बहुत सारे भी हैं कार्बन के अपर रूप, जो C60 हो गया, C90 भी होता है। ये सब क्या है, ये आपको आप नहीं पढ़ने हैं, C60 पढ़ना है। मतलब इसे बकमिंस्टर फुलेरीन क्या है, C60 है। कार्बन की इसमें 60 जो है क्या कह सकते हैं, 60 कार्बन होते हैं, 60 कार्बन होते हैं। क्लियर बात समझ आ गई। अब उसके बाद हम बात करें कि ये जो ग्रेफाइट होता है ये सर्वाधिक स्थायी होता है। मतलब ये जो तीनों आपने पढ़ लिए हैं, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, ग्रेफाइट। सबसे ज़्यादा ये स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा टिका रहता है। क्लियर बात समझ आ गई। और हीरा क्या है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो ये स्टेबल नहीं होता। क्लियर बात समझ आ गई ना। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फुलेरीन।
सबसे ज़्यादा क्या रिएक्टिव होता है? फुलेरीन होता है। और सबसे ज़्यादा स्थायी कौन होता है? ये ग्रेफाइट होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो उम्मीद है ये इतना पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अपर रूप किसे कहते हैं, हीरा क्या है, ग्रेफाइट क्या है और फुलेरीन क्या है। तो उम्मीद है ये क्लास पूरी आपको बेहतर समझ में आई है। अब हम ये बात कर लें कि अगली क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं। अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। शुरुआत करेंगे जैव शक्ति सिद्धांत से, और जैव शक्ति सिद्धांत के बाद हम तुरंत ही हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर लेंगे। तो वो हाइड्रोकार्बन के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास अब अगली होने वाली है, क्योंकि मैंने थ्योरी वाली क्लास तो आज ख़त्म कर दी। तो ये क्लास हम यहीं पर बिल्कुल ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये क्लास जब यहाँ पर समाप्त होगी तो अगली क्लास में आपको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। तो उम्मीद है इतना सबको समझ में आ गया होगा। ये जितना आपको बोर्ड पर दिख रहा है ये सब इम्पॉर्टेंट है। इससे आप सेंटेंस बनाकर अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। जैसे कि क्या लिख सकते हैं, बताते हैं कि यह गुड़ लिख दीजिएगा, यह रंगीन होता है, पारदर्शी होता है, अत्यधिक चमक होती है, कठोर होता है, भारी होता है। और लास्ट में उपयोग लिख दीजिएगा मार्बल को काटने में, ग्लास को काटने में, ग्रेनाइट को काटने में। इसकी संरचना कैसी होती है, संरचना क्या होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, त्रिविम जालक होती है। इसकी संरचना कैसी होती है, मैंने बताया था, चादर जैसी, परत जैसी इसकी जो स्ट्रक्चर होती है। सब नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएगा। वहाँ से छांट के जितना मैंने आपको पढ़ाया है बस उतना अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा नोट्स अच्छे से। और उसके बाद यदि आपको नोट्स वो मुझे चेक भी करवाना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट भी कर लीजिएगा, और हम आपको नोट्स चेक भी कर लेंगे कि आपने सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। तो क्लियर है इतना? अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो फिर हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं हाइड्रोकार्बन्स के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट विशेस। आप लोग अच्छा करें और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को यदि अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।